चैप्टर 123 हु इज फादर। वो दोनों अंदर जाते साथ में अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन दोनों के पैर वहीं रुक जाते हैं। माही बिना किसी भाव से सामने देखती है और वहीं आरदुआ का चेहरा एकदम गुस्से लाल हो गया था। सामने दादी, रणवीर सिंह, जया, करणजी, सौम्या, वैशाली, बंसी, निवेद जी, पायल और उसकी गोद में बैठा हुआ आहिर, जो उन दोनों को देखकर तुरंत पायल की गोद में से उतरकर उनकी तरफ ही भागता हुआ आ रहा था। आहिर के चेहरे पर खुलकर हंसी थी। माही उसे देखकर अपने घुटनों के बल पर बैठ जाती है और वहीं आरदुआ सपाट चेहरे से आहिर को देख रहा था। माही अपने हाथ फैला दिया थे। आहिर आकर सीधा आरदुआ के पैरों से लिपट जाता है और अपनी बेबी वॉइस में बोला, डैड। सब उसे और आरदुआ को ही देख रहे थे। माही भी आरदुआ की तरफ नम आंखों से देख रही थी। आरदुआ भी उसकी तरफ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। तभी आहिर अपने चेहरा ऊपर बोला, डैड, आई मिस यू। मम्मा ने भी आपको बहुत मिस करती है। डैड, आप कहाँ थे? इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आरदुआ उसे देखता है, फिर उसके आंसू देखकर वो भी पिघल जाता है। वो उसके सामने एक घुटने पर बैठ जाता है और उसे देखकर बोला, आपका नाम क्या है? आहिर उसके छोटे से हाथों की हथेली उसके चेहरे पर रखकर बोला, आहिर राठौड़। आरदुआ उसे ही देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, यार आरदुआ, तेरी बीवी को चैन नहीं है क्या? कल रात को 3 बजे बेंगलुरु से मुंबई आया हूं और सुबह सुबह मुझे पता नहीं यहाँ क्यों बुला लिया। इतना कहते हुए अमन उनके पास आ जाता है और आहिर को देखकर बोला, है ये छोटा आरदुआ कब आया? एक दिन में इतना बड़ा भी हो गया। फिर वो माही और आरदुआ की तरफ देखकर बोला, किसी टाइम मशीन से उठाकर लाए हो क्या? मतलब 5 साल आगे जाकर वहां से उठाया और यहाँ लाकर टपक पड़े। इतना कहकर वो खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा और साथ में आहिर के गाल खींचने लगता है। सब उसे किसी एलियन से कम नहीं समझ रहे थे। यहाँ इतने सीरियस माहौल में उसे ये सब सूझ रहा था। आरदुआ का अब दिमाग गर्म हो गया था। वो उठते हुए सर्द आवाज में बोला, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई कुछ बताएगा? और यह कौन है? तभी निवेद जी खड़े होकर बोले, ये तुम्हारा बेटा है आहिर राठौड़। ये सुनकर आरदुआ की नसें तन गई थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। वो दांत पिसते हुए बोला, मुझे पता है, तब तक ना ही मेरी बीवी कभी प्रेग्नेंट थी और ना ही मेरा कोई बेटा था। निवेद जी स्मर्क कर बोले, हम तुम्हारे सामने है और तुम्हारा ही अंश है और उसे तुम ठुकरा नहीं सकते हो। एक एक अंश तुम्हारा है। ये तुम्हारा और पायल का बेटा है। ये सुनकर आरदुआ सर्द नजरों से पायल की तरफ देखता है, जो तो पायल रोते हुए अपना चेहरा नीचे कर देती है। आरदुआ एक गहरी सांस लेकर बोला, ना ही मेरा घर कोई धर्मशाला है और ना ही यह मेरा बेटा। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से और सब अपने अपने काम पर जा सकते हैं। फिर वो वैसे ही सबको देखते हुए माही का हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो वाइफी। पर माही अपनी जगह से एक कदम ना हिली तो आरदुआ उसकी तरफ देखने लगाता है। माही अपना हाथ आरदुआ से छुड़ाकर बोली, आहिर आपका बेटा है मिस्टर राठौड़। आरदुआ उसे असमंजस से देखते हुए बोला, माही। माही उसे देखते हुए बोली, जी आपने बिल्कुल सही सुना और आपको भरोसा ना हो तो अमन भाई दान चेकअप कर देंगे, इसीलिए उन्हें बुलाया है। आरदुआ माही की तरफ देखकर गुस्से में बोला, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा? जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही कभी छुआ है, तो ये बेटा कहां से? तभी पायल आकर उसके सामने फोटोज उछाल देती है और बोली, आरदुआ, यह वही उस रात के फोटो हैं जब तुम ड्रग्स के नशे में थे। सभी लोग फोटोज देखने लगते हैं, जिसमें पायल आरदुआ को संभालते हुए कमरे में ले जा रही थी। कुछ फोटो में वो दोनों साथ थे। पायल गुस्से में बोली, अगर तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं। मेरा बेटा ना ही अनाथ है, ना ही बेघर जो मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भिख मांगने आऊं। इतना कहकर वो आहिर का हाथ पकड़कर जाने को होती है कि माही उसका हाथ पकड़कर बोली, पायल प्लीज आहिर के लिए रुक जाओ प्लीज। मैंने अमन भाई को इसीलिए बुलाया है। आरदुआ को कुछ याद नहीं है इसलिए वो ये सब बोल रहा है। प्लीज आहिर को मत। आरदुआ माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला, माही तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? ये सुनकर माही के कान में पायल के वर्ड सुनाई देते हैं, माही भरोसा करना चाहिए पर अंधा भरोसा नहीं। ऐसा ना हो कि वो हमें धोखा देते रहे और हम बस आंखों पर पट्टी बांध कर रखें। यही सब सोचते हुए वो अपना सरनामे हिला देती है और अमन को देखकर बोली, अमन भाई आप प्लीज चेक कर दीजिए, फिर मुझे जाना है। अमन माही को हैरानी से देख रहा था, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। माही फिर से बोली, अमन भाई रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा? अमन उसे देखकर बोला, वैसे तो 10 से 15 दिन होते हैं। ये सुनकर सभी एक साथ बोले, क्या? अमन सबकी तरफ देखकर बोला, हाँ पर मैं 1 दिन में दे सकता हूँ। रणवीर जी बोले, हाँ तो जल्दी करो। सभी लोग काउच पर बैठ जाते हैं और अमन ब्लड सैंपल लेकर लैब के लिए निकल जाता है। फिलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आरदुआ अपना सर नीचे कर अपने घुटनों पर दोनों हाथ टिकाकर आगे की तरफ कसकर दोनों हाथों को जोड़कर नीचे फर्श को घूरते हुए पैर से टैप कर रहा था। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। वहीं पायल के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी और माही आरदुआ को ही देख रही थी। पायल ने उसे बताया था कि उस वक्त जो हुआ सब उसकी ही गलती थी और इसीलिए वो आहिर को खुद संभालेंगी, पर कल जो उसके साथ हुआ
उसके बाद वो आर्द्वा की लाइफ में नहीं रहना चाहती थी और वो इतनी भी सेल्फिश नहीं थी। वो अपना सर काउच के क्राउन से टीका देती है। वो जानती थी कि इस वक्त उसे सब पागल समझ रहे होंगे, पर वो अपना दर्द किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी तो उसने अपना फोन चेक किया और खड़ी होकर बाहर चली गई। सब उसे ही देख रहे थे। दादी का चेहरा भी एकदम सपाट था और वो किसी भी पुख्ता सबूत के बिना किसी को कुछ कहना नहीं चाहती थी। वहीं माही डिलीवरी बॉय से एक कोरियर लेकर साइन कर वहीं खड़ी उस एनवेलप को देखने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू बह निकले थे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और धड़ाम से फर्श पर बैठ जाती है और उस एनवेलप को सीने से लगा देती है। तभी उसके पीछे किसी आहट महसूस होती है। वो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी होकर पीछे देखती है तो वहां पर करण जी खड़े थे। वो धीरे से बोली, डेड आप। करण जी उसके सर पर हाथ रख बोले, ये डेड वर्ड, इस वर्ड से तुमने मुझे तब बुलाया था जब मैंने तुम्हें आर्द्वा की अच्छाइयों को बारे में बताया था। उस दिन कहा था मैंने कि जो हो एक दूसरे को बताकर बात संभाल लेना, पर आज हालात बदल गए हैं। पर इंसान नहीं बदलते बेटा, तुम भी मेरी तरह अपने दर्द को अंदर ही अंदर मत झेलो। ये सुनकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके सीने पर अपना सर रखकर बोली, जो मैं कर रही हूँ उसमें सबकी खुशी है डेड, सब खुश होंगे। करण जी उसके बालों को सहलाते हुए बोले, मुझे नहीं पता तुम्हारे दर्द क्या है, पर उसे महसूस जरूर कर सकता हूँ क्योंकि कभी मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है। पर तुम जो करो उसमें आर्द्वा और तुम्हारी दोनों की खुशियों को तो देखना। माही उनसे अलग होकर हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं। हॉल में अब कोई नहीं था, सिर्फ आर्द्वा के सिवाय जो अभी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। माही उसे देखती है, फिर करण जी की तरफ वो अपनी पलकें झपका देते हैं और वहां से चले जाते हैं। माही जाकर काउच पर बैठ जाती है और क्राउन से सर टिका देती है और अर्थ की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगती है। दोनों ही शांत बैठे हुए थे। आज एक अजीब सी खामोशी ने उन दोनों के बीच दीवार बना दी थी, पर दिल और दिमाग की जंग दोनों लड़ रहे थे। आर्द्वा पूरी दुनिया को साबित करना हो तो पहले सबूत ला दे, पर यहाँ उसकी माही थी जो वो खुद से ज्यादा यकीन उस पर करता था, पर आज वो माही भी उससे सबूत मांग रही थी। यही सब सोचते हुए पल पल उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम के 5 बजे अमन अपने साथ रिपोर्ट लेकर आता है और उसके आते ही सभी लोग आ गए थे। सब उसे ही उत्सुकता से देख रहे थे। वहीं आर्द्वा अभी वही सिचुएशन में बैठा था, वो किसी स्टैच्यू की तरह बैठा हुआ था। अमन उसकी तरफ रिपोर्ट बढ़ाकर बोला, देख दे। आर्द्वा वो रिपोर्ट ले लेता है और सबकी धड़कनें तेज चलने लगी थी। बंसी दादी को सीने से लग जाती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल, इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 124। शाम के 5 बजे अमन अपने साथ रिपोर्ट लेकर आता है और उसके आते ही सभी लोग आ गए थे। सब उसे ही उत्सुकता से देख रहे थे। वहीं आर्द्वा अभी वही सिचुएशन में बैठा था, वो किसी स्टैच्यू की तरह बैठा हुआ था। अमन उसकी तरफ रिपोर्ट बढ़ाकर बोला, देख दे। आर्द्वा वो रिपोर्ट ले लेता है और सबकी धड़कनें तेज चलने लगी थी। बंसी दादी को सीने से लग जाती है। आहिर यहाँ नहीं था, वो सो गया था। आर्द्वा अपना चेहरा ऊपर कर सबकी तरफ देखते हुए माही की तरफ नजर ठहरती है। माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है। उसके मुंह से चीख निकल गई थी आर्द्वा का चेहरा देखकर, जो कि पूरा लाल हो गया था और आंखें तो खोलते हुए अंगार जैसी। वो तब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर शांत बैठा था। आर्द्वा वो रिपोर्ट खोलता है और उसके हाथ अपने आप ही मुट्ठी में कसते जा रहे थे। वो अचानक खड़ा होकर अमन का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, यह क्या बकवास है। अमन उसका ये रूप देखकर डर गया था। वो हकलाते हुए बोला, आर्द्वा, मैंने खुद अपनी निगरानी में सब कुछ करवाया है, यही सच है। इतना सुनना था कि आर्द्वा के हाथ में से रिपोर्ट छूटकर गिर जाती है। बंसी झुककर उसे उठाकर पढ़ते हुए बोली, ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब भाई ही आहिर के बायोलॉजिकल पिता है। ये सुनकर सभी शॉक रह गए थे। माही खुद को कैसे संभाल रखा था सिर्फ वो जानती थी। निवेद जी बोले, लो अब तो ये रिपोर्ट भी साबित कर दिया कि आहिर किसी और की नहीं, आर्द्वा का खून है। पायल बोली, हाँ और उस वक्त गलती मेरी थी, पर आहिर की नहीं, वो मासूम है। दादी अब धड़ाम कर सोफे पर बैठ जाती है। सभी लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। तभी दादी बोली, आर्द्वा तुम्हें जो फैसला लेना है अभी लेना होगा। ये सुनते ही माही बोली, ले लिया है। सभी लोग माही की तरफ देखने लगते हैं। वो आर्द्वा के सामने जाकर अपने दांत पिसते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती, ना ही आपसे कोई नाता रखना चाहती हूँ। इसीलिए इतना कहकर वो एनवेलप मैन से डिवोर्स के पेपर्स निकालकर वहां पड़ी पेन उठाकर उसमें साइन करने लगती है। साइन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। उसके आंसू की बूंदें पेपर्स पर पड़ रहे थे। आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर बोला, माही, लिस्ट टू मी, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तभी माही बीच में चिल्लाते हुए बोली, भरोसा भरोसा भरोसा, यह वर्ड कह कहकर और कितने झूठ बोलेगो तुम। हाँ बताओ मुझे। हाँ, मैं ही पागल थी जो हर बात पर, हर बार तुम पर आंखें बंद कर भरोसा कर लेती थी। पहले दिल्ली में छोड़कर चले गए, फिर मुझसे पूछे बगैर मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, मुझे ब्लैकमेल किया, फिर पता चला तुम वही हो जो दिल्ली में मिले थे।
तो भी अपने भरोसे का वास्ता देकर रोक लिया। फिर वंश के साथ शैतानों सा सलूक किया, मेरे साथ जबरदस्ती ही, उस वक्त भी भरोसा, और अब बच्चा है तुम्हारा फिर भी मुझे कह रहे हैं मुझ पर भरोसा करो। क्या करूँ? हाँ, यहाँ किस हक से रुको? क्या एक बच्चे को उसके बाप से अलग कर दूं? आर्द्वा नाम में सर हिलाकर बोला माही। तभी माही आर्द्वा का कॉलर पकड़कर बोली, एक काम करो, तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रख। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। माही ने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था, उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था। सब लोग डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। वहीं पायल मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो बोली, आह कितना सुकून मिला ये देखकर। आज पहली बार आर्द्वा ने माही पर हाथ उठाया था। माही आर्द्वा की तरफ देखती उसके जबड़े कसे हुए थे और गुस्से में उसकी निशें उभर आई थी। वो उसे गुस्से में उसकी बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींच करते हुए बोला, डोंट यू डेयर एवर से दैट वर्ड अगेन। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। माही का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। आर्द्वा उसकी तरफ पीट कर खड़ा होते हुए बोला, गेट लॉस्ट। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वहीं माही अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो एकटक आर्द्वा की पीठ देख रही थी और देखते ही देखते वो अपने मुंह पर हाथ रखकर गेट की तरफ भाग रही थी कि सामने आते हुए लक्ष्य से टकरा जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने को होती है कि लक्ष्य उसके आर्म को कसकर पकड़ लेता है। वो माही को खींचकर उसे खड़ा कर देता है। वो उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, होए क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है मुझे बताओ। हाँ, माही उससे दूर हटते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो वहां से भागकर चली जाती है। लक्ष्य सबकी तरफ देखता है तो जया जी उसे कुछ इशारा करते हैं तो लक्ष्य तुरंत माही के पीछे भाग जाता है। पायल उन दोनों को देखकर मन में बोली, कितनी चालाक है ये लड़की, इसे भी अपने वंश में कर रखा है। पता नहीं कौन सा मंत्र फूंकती है सब पर। हम पर अब वो कामयाब नहीं हो पाएगी। अब जाएगी बनारस अपनी कैद में, वहां हर तरफ शांति ही शांति। उफ। वहीं आर्द्वा सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावो और एडवोकेट राजीव को बुला, वो मेरा बेटा है ना, तो मेरा नाम मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से लंबे कदम भरते हुए अपने रूम में चला जाता है और जाकर सीधा ड्रेसिंग कांच का मिरर पर अपना वही हाथ दे मारता है जो थोड़े समय पहले माही पर उठा था। उसे बार बार माही के वर्ड सुनाई दे रहे थे। वो उस कांच के टुकड़ों पर पागलों की तरह मार रहा था। उसके हाथ का सारा खून बह निकला था। वो वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर वॉल से टिक जाता है। वो कुछ सोचने लगा था, शायद कोई कड़ी ढूंढ रहा था। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर जाती है। वहीं लक्ष्य माही को लेकर शाह हाउस जा रहा था। माही का चेहरा उतर गया था। लक्ष्य भी चुपचाप डाइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी जिंदगी जहां स्वरने वाली थी कि वहां सब कुछ तबाह हो गया था। सब कुछ मतलब सब कुछ। उसे अब ये परेशानी थी कि वो घर जाकर क्या कहेगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।